अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इंग्लिश ऐसे राइटिंग की जो स्किल पे हमारा सेशन चल रहा है। आज हमारा सेकंड सेशन है और इसमें टॉपिक हमारा है पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे राइटिंग। पर्पस डेफिनेटली हम जिस पर्पस के लिए ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है यू नो वेल, और लेकिन हम इससे बियॉन्ड बात करेंगे कि पर्पस के हवाले से जिस पर्पस के लिए हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उससे आपने थोड़ा आगे चल के सोचना है और इसकी अहमियत क्या है ऐसे राइटिंग की। जब हमें पर्पस समझ आ जाएगा कि इसके पर्पस क्या क्या हो सकते हैं, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दीज ऑप्शंस, या जो हमारे पास पर्पस की बजाय पर्पसेस हो जाएंगे यानी कि मकासद हो जाएंगे तो उससे अहमियत भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ एक इंग्लिश का ऐसे राइट करने के बाद उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका CSP बन जाना ये एक पर्पज़ है, लेकिन आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी फ़र्दर क्या एप्लीकेशन है उसको जानने के बाद इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। सो अगर मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल से अपने इस सेशन का आगाज़ करूँ तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आ सकती है। सो अगर आपके पास एक रूम है, आपको एक बिल्कुल खाली कमरा दे दिया जाता है, लेट्स सपोज आपको स्टडी रूम बना दिया जाता है कि जी ये आपका स्टडी रूम है और आपके पास अब एक टेबल है और एक चेयर है, ये आपने उसमें रखनी है और उसके बाद आपने स्टडी करना है। सो आप क्या करेंगे, उस कमरे के अंदर आप एक चेयर रखेंगे, टेबल रखेंगे, वो एक कोने में रख सकते हैं, दूसरे कोने में, चारों कोने हैं कहीं पे भी रख सकते हैं, या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि उसके रूम के सेंटर में रख लें, या फिर कोई और भी फैक्टर जो आपके माइंड में हो रखते हुए कहीं पे भी उसको लोकेट कर सकते हैं। लेकिन एक टेबल है और एक चेयर है विज़िटर जो भी आएगा आपके रूम को देखने के लिए तो खाली महसूस करेगा, कुछ लुक नहीं देगा कि वो स्टडी रूम है। क्यों? एक टेबल है और एक चेयर है। वो ऑफिस की लोकेशन भी हो सकती है, किसी तरह से भी हो सकती है। सो वो कोई भी इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं लेगा कि एक स्टडी रूम का इन्वायरमेंट है। अच्छा, इसके बाद अब अगेन अगर आपको चॉइस दे दी जाए कि जो चीज़ बजट को फॉरगेट कर दें कि आपके पास इतना रिसोर्सेज हैं या नहीं है, आपको अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि आपने एक अपने स्टडी रूम को बेहतर तरीके से मैनेज करना है, तो आप क्या क्या चीज़ उसके कहाँ कहाँ पे डेकोरेट करेंगे या उसको मैनेज करेंगे। तो आप मुख्तलिफ माइंड के अंदर आपके पास ऑप्शन आएंगे। अब हमसाए में किसी का स्टडी रूम है तो उसको देख सकते हैं, दोस्तों का है ऑनलाइन देख सकते हैं, जो जो आपके पास ऑप्शन है। फिर अपनी रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं साथ में कि आपको इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। बुक शेल्फ़ है, अलमारी है, और इसके अलावा आपके पास कोई आके बैठना चाहता है तो उसके लिए एक सोफ़ा वगैरह अरेंज करना चाहते हैं। साथ में एडिशनल जो जो चीज़ें आपको लैंप वगैरह, जब ये आपको आज़ादी दी दीजिए, ऑप्शन दे दिया जाए कि आप इस रूम को डेकोरेट करेंगे और आपकी अपनी चॉइस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, तो फिर आप जब अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ऐड करेंगे, कलर स्कीम, उसकी लाइटिंग और बाकी सारा सिस्टम जो उसको मैनेज करेंगे, तो रूम एक अच्छी लुक देगा। आपका भी स्टडी के लिए, काम करने के लिए दिल करेगा, दिल चाहेगा। उसमें आप लैपटॉप रखते हैं, प्रिंटर रखते हैं, हर चीज़, इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। सो दो एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे इस कहानी से दो चीज़ें समझ आती हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे एक ही है, यानी कि वो रूम एक ही है, ऐसे उसके अंदर आपकी अपनी चॉइस है, उसका अपना पर्पज़ है। उस रूम को एक टेबल और चेयर के साथ लेके चलते हैं या उसको फुली डेकोरेट करते हैं। ऐसे वही एक है, रूम वही एक है, यानी कि रूम की ममासलत ऐसे से मैंने दी है। ऐसे आपकी चॉइस है। अगर सिर्फ आप CSS के रिटन एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये टेबल और चेयर वाली बात है। और अगर इसको एज अ प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई करके इससे कुछ और भी देखना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, उससे और क्या क्या मकासद हासिल कर सकते हैं। सो जब आज का हमारा सेशन एंड होगा तो उसके बाद आपको इसकी अहमियत का और भी पता चल जाएगा कि ऐसे राइटिंग से हम क्या क्या अखज़ कर सकते हैं या क्या क्या स्किल्स आपके अंदर आ सकती हैं। सो आज का हमारा जो सेशन है
ये तो ऐसे राइटिंग इज़ अ फंडामेंटल स्किल दैट प्लेज अ क्रूशल रोल इन एजुकेशन एंड बियॉन्ड। ऑफ कोर्स एजुकेशन जब आप पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वो एम फिल PhD व्हाट्सएवर जितने तक जाते हैं, वो एक एरिया है जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। दूसरे नंबर पे कि इसके मकासद और क्या हैं और इसकी अहमियत और क्या है ऐसे राइटिंग के हवाले से, यही आज की हमारा जो सेशन है उसमें हमने चीज़ें डिस्कस करनी है इस प्रेजेंटेशन में। सो पर्पज़ ऑफ ऐसे राइटिंग है क्या? सबसे पहले जो पॉइंट वाइज देखें, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, जो आपके अपने आइडियाज़ हैं उनको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, अपने लॉजिक्स के साथ, ओपिनियन के साथ, आर्गूमेंट, वो सारी चीज़ें। इसको क्या कहते हैं कि आपके जो आइडियाज़ हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी एनर्जी क्राइसिस है, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं एनर्जी क्राइसिस है, और इसके बारे में आपका क्या आइडिया है? एनर्जी क्राइसिस है भी नहीं है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? आपके अपने आइडियाज़ हैं। उन आइडियाज़ को जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये भी एक इसका मकसद है ऐसे राइटिंग का। दूसरा क्या है? डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप एक क्लास के जो स्टूडेंट हैं, टीचर आप सबसे कहता है कि एनर्जी क्राइसिस पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें या अपनी अपनी सोच क्या है उसका जो है क्रिटिकल एनालिसिस करें और सजेशन भी दें। तो जो जितने माइंड बैठे होंगे, हर बंदा अपने हिसाब से सोचेगा और अपना एक आइडिया पेश करेगा। तो सब मिला के एक, अगर 20 लड़के हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 आइडियाज़ आ जाएंगे। 20 से ज़्यादा भी आ सकते हैं इंडिविजुअल, इससे ज़्यादा भी आइडिया दे सकता है, या उसकी अपनी एक सोच होती है क्रिटिकल। सो हर एक अपना हवाला देगा, उसकी एविडेंस देगा, इवेलुएट करेगा, लॉजिक देगा, रीज़न देगा, और इससे क्या होता है कि पता चलता है क्या क्रिटिकल थिंकिंग है एक इंडिविजुअल की, क्या वो टॉपिक को इस हिसाब से सोच भी रहा है या नहीं। दूसरे नंबर पे इनहेंसिंग कम्युनिकेशन। सिर्फ आइडिया ले लेने से या क्रिटिकल सोच रख लेने से बात नहीं बनती, इस आइडिया को कम्युनिकेट भी करना होता है, और ये जो कम्युनिकेट करने का एक मोड होता है, एक ज़रिया होता है, वो ऐसे होता है। सो हम 3 पर्पज़ इसके शॉर्टली कर सकते हैं कि हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम ऐसे की सहारा लेते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग जो आपकी है उसको कम्युनिकेट करने के लिए भी, और कम्युनिकेशन डेफिनेटली जो एक मोड ऑफ अपने आइडियाज़ दूसरे तक शेयर करने के लिए जो हम एक मोड यूज़ करते हैं, ज़रिया बनाते हैं, वो ऐसे होता है। अच्छा, ये तो हो गया इसके जी पर्पज़। अब आ जाता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऐसे राइटिंग, इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले जो एकेडमिक सक्सेस है, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर आपका जब आता है तो एक एग्ज़ाम में 1000 स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो हर एक का अपना अंदाज़ है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। किसी के मार्क्स 100 में से 100 होते हैं, पेपर में से किसी के 90 होते हैं, किसी के 80, किसी के 70, कोई फेल होता है। सो जो अच्छा लिखता है वही एकेडमिकली सक्सेस की तरफ जाता है। ऐसे राइटिंग से क्या है कि आप एकेडमिक सक्सेस हासिल करते हैं। सबसे पहला इसका जो अहमियत है, पर इसकी इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जब आप एक टॉपिक पे वर्किंग कर रहे होते हैं, उसको आपने एक आर्टिकल लिखना है, एनालिसिस करते हैं, और चीज़ें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अखबार में उसके जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। इससे क्या है, आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और ख़ुद आप लर्न करना चाहते हैं पहले उस चीज़ को, फिर उसको कंपोज करना चाहते हैं, और फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो हम ये देखते हैं कि ऐसे राइटिंग सिर्फ एक ऐसे राइटिंग नहीं है, बल्कि एक मोड ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी है। सो अपने रूम को डेकोरेट करना है, आपने ऐसे लिखते हुए इनके अंदर ये चीज़ें डालनी है कि आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ उसमें शो भी हो, सिर्फ जस्ट मेयर एक बंडल ऑफ वर्ड्स ना हो जिससे आप सिर्फ अल्फाज पूरे करने के लिए ऐसे लिख रहे हो, बल्कि एक उसके अंदर सोच हो, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नज़र आए कि वाकई इंडिविजुअल ने कोई बात लिखी है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग डेफिनेटली, एनर्जी क्राइसिस का जैसे हमने हवाला दिया, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन से लैप्सेस हैं, कौन सी कोताहियाँ हैं जो गवर्नमेंट कर रही है,
कौन से ऐसे मसाइल मामलात हैं जहाँ पे इंडिविजुअल कोऑपरेट नहीं कर रहे, कौन से ऐसे मामलात हैं जहाँ पे सोसाइटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही इस पूरे मसले से निकलने के लिए, और ये मसाइल कैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें एक पेज पे आने से सॉल्यूशन के कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो एक इन डिटेल चीज़ें आप सोचते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो चीज़ मौजूद है उसके रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। सो इस ऐसे राइटिंग से हमें क्रिटिकल थिंकिंग का भी एक मौका मिलता है जो इसको डिवेल्प करता है। सो अगली जो इसकी अहमियत है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ऐसे राइटिंग को आप बेहतर अंदाज में अपने सोच, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपने आइडियाज़, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक पर्सन से एक ग्रोह तक, एक ग्रोह की बात दूसरे ग्रोह तक कम्युनिकेट करने के लिए जो आप अपना एक स्किल यूज़ करते हैं, वो ऐसे क्या एक जो हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है या पीस ऑफ राइटिंग है जिसके ऊपर हमने ये कम्युनिकेट किया है, वो एक हमारा पैगाम्बर बन जाता है, वो हमारा एक पैगाम बन जाता है। जितना अच्छे तरीके से उसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे, उसके बात में वज़न होगा, उतना ही अगले पार्टी को या रिसीवर को समझने में आसानी होगी। सो एक बंदा होता है वो अपनी बात बोलने में सही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो समझने के लिए इंसान को कासिर हो जाता है, वो उस चीज़ को सही परसीव नहीं कर पाता। समझो कि बात हुई या ना हुई एक ही जैसी है। इसी तरह से अगर एक डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रिटन नहीं है, जो पढ़ा ना जा सके, उसका फ़ायदा नहीं है। सो एक उसके जो मेरिट्स हैं, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको वाकई उसमें इंटरेस्ट भी हो, और उस टाइम जो उसके अंदर कंज्यूम कर रहा है स्टडी करने के लिए, रिसीव करने के लिए, सोचने के लिए, तो वो उसको यील्ड भी करे, उससे फ़ायदा भी हो। सो जब ये चीज़ मौजूद होती है तो उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा आर्टिकल, अच्छी आर्टिकुलेशन कर सकते हैं, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। सो दूसरी एक फर्दर जो इसकी अहमियत है, इससे रिसर्च स्किल भी आपकी इन्हांस होती है। तो जब आप अपना ऐसे लिखेंगे तो जो कम्युनिकेशन, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप लिखेंगे तो आपने ये चीज़ उसमें सोचनी है कि क्या आपका ऐसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है। अगली बात आ जाती है कि रिसर्च स्किल्स, आपका ऐसे लिखने के लिए रिसर्च स्किल की रिक्वायरमेंट है। और जब आप राइटअप करें तो ये नहीं है कि एक कॉमन लेमैन के जो आइडियाज़ हैं वही आप शेयर करते जा रहे हैं, बल्कि वो चीज़ ये शो करे कि इस इंडिविजुअल ने इस टॉपिक के ऊपर थारोली रिसर्च की हुई है, और इस इंडिविजुअल के पास स्किल है रिसर्च करने की। रिसर्च करने के बाद ही इसने ये एक पीस ऑफ राइटिंग जो लिखा है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। रिसर्च के जो एलिमेंट्स हैं, रिसर्च से जो चीज़ें मिलती हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स या लॉजिक आप डेवलप करते हैं, वही इसका प्रूफ होते हैं। अदरवाइज़ कोई आपने कोई रेफरेंस नहीं देने होते यहाँ पे ये चीज़, ये बल्कि रेफरेंस तो देने होते हैं कि ये चीज़ मैंने फ़लाँ आर्टिकल से ये चीज़ पढ़ी, फ़लाँ रेफ़र किया, तो रेफरेंस इस लिहाज से तो हो सकता है, लेकिन एक रिसर्च आर्टिकल के एंड पे जो रेफरेंसेस हम लिखते हैं उसकी सच ज़रूरत नहीं है जो शो करे कि इस बंदे ने रिसर्च करने के बाद ये ऐसे लिखा है। बल्कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर एक जो पीस ऑफ राइटिंग है वो शो करेगा आपकी शख्सियत को कि आपने इस टॉपिक के बारे में कितनी रिसर्च की हुई है, कितना स्टडी किया हुआ है। इस हवाले से आपने कुरान व हदीस और बाकी इडियोमेटिक या फिर बाकी किसी बुक वगैरह का कितना रेफरेंस इस्तेमाल किया है। इसके बाद है कैरियर को एडवांस करने के लिए। डेफिनेटली जब आप एक जॉब के लिए तगोदो कर रहे हैं, आप फ्यूचर में एक ऑफिसर बनने के लिए कोशिश करें, तो आपके लिए ये एक कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है। ऐसे राइटिंग की स्किल होगी तो वो लोग पास होंगे जो इंग्लिश ऐसे पास करने के बाद डेफिनेटली ओवरऑल CSS एग्ज़ाम पास करेंगे। सो कैरियर एडवांसमेंट के लिए भी ऐसे की जो स्किल है उसका होना ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, वो जर्नलिज़म के या फिर एकेडमिक में या फिर बिज़नेस के हवाले से जो भी आपका करियर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर जितनी रिसर्च करते हैं, जितना उसके अंदर स्टडी करते हैं, उतना ही आपका वो कैरियर ग्रो करने में उस फील्ड में हेल्प करता है। सो आगे चल के जब प्रैक्टिकली आप अपना ऑफिस अज्यूम करते हैं या अपना बिज़नेस संभालते हैं, तो उसके अंदर भी आपको एक कामयाब ऑफिसर बनने के लिए, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए, एक कामयाब जर्नलिस्ट बनने के लिए, या एक
कामयाब प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए आपको ऐसे राइटिंग की एक सलाहियत या स्किल जो है उस पर अबूर होना चाहिए, वो आपकी स्किल होनी चाहिए। सो अगर हम कंक्लूड करें पूरी बातों को, तो हमने पहले तो इसका जो पर्पज़ था उस पर भी बात की। ऐसे राइटिंग सर्व्स मल्टीपल पर्पजेज एंड होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन एंड बियॉन्ड, ये बात हमने की। इसके बाद हमने बात की फर्दर, दूसरा पॉइंट हमारा है डिवेलपिंग ऐसे राइटिंग स्किल्स इनहेंसेस एकेडमिक सक्सेस, फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन पे इंडिविजुअली हमने हर एक पे बात की। इसके बाद एम्ब्रेस द पावर ऑफ ऐसे राइटिंग टू अनलॉक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट, कि अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए आपको ऐसे राइटिंग की सलाहियत जो है इसकी, या जो अपॉर्चुनिटीज़ इसके ज़रिए से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको तभी कर सकते हैं जब आपके पास ऐसे राइटिंग स्किल हो, आपके अंदर अच्छी राइटिंग की कैपेबिलिटी हो, एक अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो लिसनर है, जो रिसीवर है, वो आसानी से उसके अंदर से वो चीज़ें दरियाफ्त कर ले या उसको मिल जाएं, और उसके लिए एक मोड ऑफ इंस्पायरेशन हो, मोड ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसको पढ़ने से उसको वाकई मालूम हो कि कुछ ना कुछ मुझे नई चीज़ें मिल रही हैं। जो मुख्तलिफ आपकी स्किल्स, आपने कितना उसको स्टडी किया है, कितनी रिसर्च किया है, कितना एनालिसिस उसमें किया है, कितनी उसके ऊपर अपने वर्किंग करने के बाद रेफरेंसेस वगैरह ऐड किए हैं, जितनी चीज़ें ये करते जाएंगे, एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करेगा कि वाकई आपकी पर्सनैलिटी आउटस्टैंडिंग है। सो यही रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसे में। आप हमारा कंप्लीट कोर्स ऐसे राइटिंग के बारे में उसके मेंबर बन सकते हैं थ्रू विजिटिंग आवर वेबसाइट www.howardacademy.com। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।